नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। वैशाली जिले के ही बेलसर ओपी क्षेत्र में ही मनोरा पंचायत के उफरोल मशहरी टोला वार्ड 13 में ही घरों में आग लग गई। इसके बाद मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी को सूचना मिलते ही वैशाली से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से ही आग पर काबू पाया गया और आग लगी की घटना में ही कपड़ा, बर्तन, आभूषण, अनाज समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई और घर जलने से लोगों में ही कोहराम मच गया और सभी परिजन रोने और बिलखने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए और वहीं 2 लोगों की आग से झुलसने की भी खबर बताई जा रही है। वहीं एक लड़की की झुलसने से ही मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि आग से झुलसकर ही मौत के विषय से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब एक नहीं, दोनों हाथ के बाजू में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। बिहार में आए कोविड की नई डीएनए आधारित वैक्सीन की ऐसी ही गाइडलाइन है और नीडल फ्री डिवाइस से ही दोनों हाथ के बाजू में ही टच करते ही 0.1 ml वैक्सीन सिकर के ही अंदर चली जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार से ही पटना में इसका शुभारंभ हो रहा है। ये मुफ्त में दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने कोई शुल्क नहीं रखा है, लेकिन इसे लगवाने वालों के लिए एक शर्त होगी, वो 18 प्लस के हो और पहला टीका शुरुआत कर रहे हो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत लोग डर के कारण वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। इंजेक्शन की नीडल से ही डर कर लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही जायडस की कोविड इंजेक्शन जो है वो काफी राहत देने वाली होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों हाथों के बाजू में इसे बस टच करना होगा और टीका लेने वालों को पता भी नहीं चलेगा। और वैक्सीनेशन की विधि को ही अब तक की सबसे आसान और नीडल फ्री होने के कारण डर मुक्त बताया जा रहा है। और पटना में ही शुक्रवार को गुरु नानक वैक्सीनेशन सेंटर से इसकी शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि ये डीएनए वैक्सीन है और इस कारण से ही इसका असर भी काफी अधिक होगा और ये आम लोगों के लिए होगी जो शर्तों पर पूरा करेंगे। नीडल फ्री पेनलेस कोविड वैक्सीन को ही लेकर एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में बिना नीडल के ही कोरोना वैक्सीनेशन की ये पहली शुरुआत है और पटना के ही गुरु नानक भवन वैक्सीनेशन सेंटर से हो रहे शुभारंभ के बाद राज्य के अन्य जिलों और सेंटरों पर इसकी डोज 2 लोगों को दी जाएगी। और एक्सपर्ट का साफ तौर पर यह भी कहना है कि डीएन वैक्सीन है और इसका कारण से ही प्रभाव अधिक होगा और बिना नीडल वाली डिवाइस से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि बिना नीडल वाली वैक्सीन से लोगों का डर भी खत्म होगा और जायडस की वैक्सीन पूरी तरह से फ्री होगी और किसी भी व्यक्ति को इसकी डोज दी जाएगी, बशर्ते यह है कि पात्र पूरी तरह से करता हो। वहीं बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसी वीडियो को ही बिहार राजद के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल से भी रीट्वीट किया गया है। साथ ही लिखा है कि जब सरकार के पास काम ना हो, अब आइए आपको समझाते हैं आखिर आरजेडी ने किस वीडियो को लेकर बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिस वीडियो को आरजेडी ने शेयर किया है वो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का है। गोपाल मंडल जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि सुर्खियों में बने रहने की वजह उनके काम नहीं बल्कि अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। कभी वे दूसरे को गोली से ठोकने की बात करते हैं तो कभी ट्रेन में ही अपने कपड़े चेंज करते दिखते हैं और बनियान में घूमते हुए दिखते हैं। अब एक बार फिर से डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे जमकर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो किसी शादी समारोह का नहीं बताया जा रहा, जहां विधायक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाने पर ही जमकर ठुमके लगा रहे हैं। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है, इसके पूर्व भी विधायक के डांस का वीडियो काफी वायरल हुआ है और जिस वजह से उनकी खूब किरकिरी भी हुई है। गौरतलब है कि जेडीयू विधायक बीते दिनों ही शराबबंदी कानून को लेकर दिए एक बयान में ही
बता दें आपको, सुर्खियों में आए थे और उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो फिर आप दारू क्यों पीते हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि पियोगे तो मरोगे, लोग पीते क्यों हैं और मरने के लिए जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या घटेगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 400 से ज्यादा छात्रों को मोतिहारी के एक परीक्षा केंद्र पर कारों की हेडलाइन के सामने ही बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 फरवरी की ही शाम को महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह कॉलेज में ही परीक्षा देने वाले छात्रों का दूसरी शिफ्ट में हिंदी का पेपर था। एग्जाम सेंटर पर ही शाम के समय रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में छात्रों को कार की हेडलाइटें जो थी वो ऑन करके ही उनके सामने बैठा दिया गया और परीक्षा दी गई। और घटना का वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों को कार की हेडलाइट्स की ही मदद से ही परीक्षा लिखते हुए देखा जा सकता है। परीक्षा दोपहर 1:45 पर शुरू होनी थी, जिसे शाम 5 बजे समाप्त होना था, मगर परीक्षा शाम को ही 4:30 बजे शुरू हो पाई, जिसके चलते ही एग्जाम के दौरान ही अंधेरा हो गया। छितौनी के थाना पुलिस को ही स्थानीय प्रशासन की मदद से परीक्षार्थियों को ही रोशनी देने के लिए तत्काल जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ी। परीक्षा केंद्र अधीक्षक नवीन कुमार झा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका प्रभार हटा दिया गया है। इस बीच ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने घटना पर रिपोर्ट मांगी है। पटना सिटी के ही बहादुरपुर में एक हॉस्टल की छत से 2 नाबालिग छात्रों को एक सिरफिरे ने नीचे फेंक दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों छात्राएं एक दूसरे की बहन थी। और घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर वहां पर बवाल किया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बहादुरपुर पुलिस पर ही लोगों की भीड़ ने जमकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस हादसे में ही बहादुरपुर थाना प्रभारी, सुल्तानगंज थाना प्रभारी सहित ही 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों बहनें रामकृष्ण नगर कॉलोनी में ही किराए के मकान में रहने वाले नंदलाल गुप्ता की बेटी थी। नंदलाल गुप्ता ही उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं और बहादुरपुर फल मंडी में फलों का व्यापार करते हैं। उनकी 2 बेटियां सलोनी, जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 साल की दूसरी की उम्र थी। और छत से फेंके जाने से बड़ी बेटी सलोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनाली की गंभीर तौर पर हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक के पास से एक चाकू बरामद किया है। इससे पहले उसको पकड़कर जमकर पिटाई की थी और पुलिस ने ही बीच बचाव कर युवक को अपने कब्जे में लिया है और बहादुरपुर थाना ले आई है। और युवक की पहचान विवेक कुमार के तौर पर बताई जा रही है। वहीं रामकृष्ण नगर कॉलोनी का ही रहने वाला बताया जा रहा है और वो दरभंगा का रहने वाला है। साल 2012 से यहीं रहकर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और युवक को ही मानसिक तौर पर विचित्र भी बताया जा रहा है। और मामले में ही पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार ही लड़कियों को फेंकने वाला लड़का पुलिस कस्टडी में है। आरोपी युवक विवेक ने ऐसा क्यों किया, दोनों बहनें उस हॉस्टल में क्या करने गई थी, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जो लड़की घायल है उसका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है और लड़की का बयान लेने के बाद ही घटना के पीछे की वजह साफ हो पाएगी। पटना सिटी के ही गाय घाट रिमांड होम का मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। महिला रिमांड होम से ही जुड़े मामलों को देखने वाली वकील का दावा है कि वहां रहने वाली 5 लड़कियां लापता है और इनमें 2 लड़कियां बांग्लादेश की रहने वाली थीं। वर्तमान में ये लड़कियां कहां हैं, किस हाल में हैं, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अब जब रिमांड होम में ही मामले पर आपको बता दें कि घटना को लेकर ही पटना हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, तो महिला वकील लापता 5 लड़कियों का मुद्दा भी इंटरवेन पिटीशन में जरिए ही उठाएंगी और जल्द ही इस मामले में ही अब
हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही महिला वकील मीनू कुमारी ने कहा है कि जब हम रिमांड होम का मामला देख रहे थे तो उस दौरान वहां रहने वाली 3-4 लड़कियां और मेरे संपर्क में थी। कानूनी जानकारी के लिए वो बराबर मुझसे बात करती रहती थी। रिमांड होम से बाहर आने की कानूनी प्रक्रिया जानने के लिए वे मुझसे बात करती थी। उनका मामला टेकअप कर रहा था और इसके साथ ही तभी पता चला कि वे लड़कियां अब वहां नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया है, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अब जो नए मामले सामने खुलकर आए हैं उसमें यह जिक्र हो रहा है कि वो लड़कियों की तस्करी भी हो रही है और वहां से लड़कियां वर्कर्स को बेची जा रही हैं। और वकील ने कहा कि मुझे डर है कि शायद उन लड़कियों को भी बेच दिया गया है। मुझे उन लड़कियों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है और मेरी जानकारी में लापता लड़कियों की संख्या 5 है और इस मामले में ही जांच के लिए कोर्ट से मांग करूंगी और उनके रिकॉर्ड के बारे में भी पूछूंगी। मुजफ्फरपुर पुलिस एक बार फिर से ही अपने कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है। मामला अखरघाट रोड के ही दिव्यांग प्रशांत कुमार उर्फ पप्पू का है। वे पिछले 12 साल से बेड पर है। शरीर के नीचे का आधा हिस्सा काम नहीं करता है और इसके बावजूद बिना जांच पड़ताल के ही पुलिस ने उन पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने का एफआईआर दर्ज किया है। दूसरे पक्ष के दिनेश गुप्ता ने दिव्यांग समेत अन्य पर ही 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने का केस बीते साल नवंबर में कराया था। यह पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है कि जो व्यक्ति बेड से 12 साल से उठा नहीं, वो रंगदारी कैसे मांग सकता है। जब पीड़ित पक्ष की तरफ से ही थाना में आवेदन दिया गया तो मामला जो था वो पुलिस ने दबा लिया, ऐसी जानकारी सामने आई है। उनके आवेदन पर ही केस दर्ज नहीं हुआ। मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता है। पीड़ित व्यक्ति के मकान पर कुछ दबंगों की गलत नजर है, वे इसे हथियाने की फिराक में है। पीड़ित बताते हैं कि उनके पट्टीदार ने ही फर्जी तरीके से मकान का आधा हिस्सा बेच दिया, जबकि मामला कोर्ट के अधीन है और अब हिस्से की जो जमीन है उसको लेकर भी बवाल है और उससे किसी और के ही नाम एग्रीमेंट कर दिया गया है। वो व्यक्ति उनके मकान पर कब्जा करना चाह रहे हैं और पिछले महीने उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी। जेसीबी चलाकर मकान को ढहाने का प्रयास किया। रोड पर से ही उनके घर पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी और फायरिंग भी की गई थी। घर के शीशे टूट गए और इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे जेसीबी लेकर ही मौके से सभी फरार हो गए थे। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के शिक्षक और कर्मचारी का वेतन का भुगतान नहीं होने से उनका दर्द झलक गया है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और महासचिव डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने बताया है कि अगर विगत 8 महीने से ही नहीं होना अति पीड़ादायक और सरकारी जो व्यवस्थाएं है उसमें आक्रामकता दर्शाता है और इसके साथ ही एक दुरह प्रश्न है इतने दिनों से और तब सतत सेवा देते रहने के बावजूद आखिर वेतन नहीं मिलना मानवाधिकार और वेतन प्राप्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। जब सरकारी वित्तीय संस्थान लोग और इत्यादि के जो भुगतान है उनको नहीं पर ब्याज पेनाल्टी देते हैं और साथ ही क्रेडिट भी खराब होता है, तो क्या सरकार जब समय पर वेतन पेंशन भुगतान नहीं करती तो उसे ब्याज पेनाल्टी नहीं देना चाहिए? क्या इस प्रक्रिया को विलंबित करने वाली व्यवस्थाओं को चिन्हित करना और दंडित नहीं किया जाना चाहिए? हाल ही में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश को ही बलिष्ठ और अनुमोदित करते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने ही द्वारा पारित आदेश में सरकार को विलंबित वेतन और पेंशन भुगतान के संदर्भ में ब्याज भुगतान करने का आदेश भी दिया है। संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि जनवरी तक के वेतन विमुक्ति के ही विवि को ही फिर से छोड़ दिया जाना सरकारी व्यवस्थाओं की अक्षमता को दर्शाता है। वेतन भुगतान में ही इस प्रकार का विलंब सरकार के इकबाल पर ही विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर और वित्तीय अनुसंधान पर गंभीर प्रश्न उठता है। वैसे हमने असीम धैर्य का परिचय दिया है। शिक्षक संघ ने बताया है कि अपने को ही 6 फरवरी 2022 तक आंदोलन से दूर रखा है। शिक्षक संघ का ही आंदोलन 7 फरवरी 22 के बाद ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। जल्द ही पूर्णिया विवि मुख्यालय के शिक्षक संघ कटोरा यात्रा करेगा और सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश मार्च आयोजित करेगा। जिस राज्य की उच्च शिक्षा की ऐसी दुर्दशा हो वहां आम शिक्षक कर्मी और आम जनता कैसी होगी, यह सहज की समझता
सकता है। इसके साथ ही दोषी व्यवस्थाओं और व्यक्ति को चिन्हित कर तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। पश्चिम चंपारण के ही बगहा में प्रेमी युगल ने परिजनों के बिना मर्जी की शादी करने के बाद वीडियो जारी कर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में ही प्रेमी युगल ने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है, बिना किसी के दबाव में दोनों ने अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी की है। वीडियो में प्रेमी युगल कहते दिख रहे हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाए, नहीं तो वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर लड़की और उसके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर पुलिस लड़के की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी में जुट गई है और नगर थाना अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो की जांच के साथ ही प्रेमी युगल को बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको कि प्रेमी युगल अलग अलग धर्म के हैं। लड़की बगहा के पुअर हाउस वार्ड नंबर 35 के निवासी शयायद अंसारी की पुत्री नूर कलीमा खातून है और वीडियो में ही लड़की ने बताया कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। लड़के का नाम शास्त्री नगर निवासी श्याम जी यादव का पुत्र अशोक यादव है। अशोक वीडियो में बता रहा है कि हम लोग बालिग हो चुके हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस परेशान करती है तो हम लोग किसी भी तरह का कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि लड़की के पिता ने ही बेटी की शादी तय कर ली थी और जो इसी साल होनी थी, इसे लेकर सारी तैयारियां चल रही थी। लड़की को देने के लिए गहने भी खरीदे जा चुके थे, लेकिन शादी से पहले ही 18 जनवरी को लड़की घर छोड़कर भाग गई। बिहार में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग हर चीज में कमी आई है। हर दिन आने वाले नए मरीजों की संख्या घटी है। वहीं तीसरी लहर की शुरुआत में एक्टिव केस में जिस तरह से अचानक बढ़ोतरी होने लगी है, उसी तरह अब कमी भी आई है। रिकवरी रेट में ही बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 655 नए केस पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 3390 हो गई है और बिहार में ही 24 घंटे में 1013 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। पटना में ही 64 तो पूर्णिया में ही 142 नए केस जो है वो मिले हैं और इसके साथ ही पूर्णिया को छोड़कर हर जिले में ही नए मरीजों की संख्या 100 के नीचे ही है। गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के शेखपुरा जिले में एक भी केस नहीं मिला है। आपको बताते चले कि राज्य में ही अब तक 8,10,458 मरीज जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.11 है और लगातार कोरोना से अधिक मरीजों की जो स्वस्थ होने की वजह है, उससे एक्टिव मामलों में कमी आई है।